नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 2 है जो कि नागरिकता से संबंधित है और आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक सॉरी, थोड़ा सा सर्दी लग गया है। तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक आज हम डिटेल में जाएंगे, देखेंगे, समझेंगे। Now today we are going to discuss about citizenship, article number 5 to 11, and it is a very important part. तो प्लीज़ आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, पार्ट 2। तो अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 1 तक हमारी कहानी कंप्लीट हो गई है, तो आज हम देखेंगे पार्ट 2, पार्ट 2, ठीक है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 5 से 11 तक, ठीक है। अच्छा, तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि कौन सा आर्टिकल किस बात को कहता है, ठीक है। अच्छा, तो एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि भारत में जो नागरिकता, पहले हम देखेंगे नागरिकता, ठीक है। नागरिकता जैसे दोस्तों ये क्या होता है ना कि एक जस सोलिस होता है, ठीक है, JUS सोलिस, और एक क्या होता है जस सैंग्विनिस, SANGUNIS, ठीक है। दोनों में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा बस समझने का प्रयास करिएगा। दोनों में अंतर बस दोस्तों इतना होता है कि जस सोलिस जो है ये भारत में जन्मा हुआ, यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये, बस आप इतना समझ लीजिए ना कि ये जन्म के आधार पर ये नागरिकता की बात करता है, ये यानी कि जन्म के आधार पर, ठीक है। और जस सैंग्विनिस जो है ये आपकी पृष्ठभूमि को देख करके नागरिकता देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं किसका, इंडिया का, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई आपकी पृष्ठभूमि को देख करके जब नागरिकता दे रहा था, ये तो पाकिस्तान भी हो सकता है, पाकिस्तान, और एक मतलब जैसे कि इस्लामिक कंट्री है उसको कह सकते हैं, ठीक है, इस्लामिक, ओके। अच्छा, तो ये एक मतलब बेसिक चीज़ें थी। अब हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं अपने आर्टिकल को, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 5 जो है वो क्या कहता है। आर्टिकल 5, ओके। तो आर्टिकल 5 जो है दोस्तों ये कहता है कि जिस दिन संविधान लागू हुआ वहाँ से हम इसकी बात करेंगे, यानी कि 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज़ है, तो इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें ये कहा गया है कि जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ हर व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन उसमें कुछ शर्तें थीं। जैसे कि पहली शर्त थी कि या तो उसका जन्म भारत क्षेत्र में हुआ हो, या तो उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, या तो 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व तक से भारत में रह रहा हो, यानी कि 26 जनवरी 1945 से अगर रह रहा है कंटिन्यू भारत में तो उसको नागरिकता मिल जाती थी। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट था इसमें कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या कहता है, या तो अगर उसका जन्म नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो माता पिता में से, ठीक है, माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है,
तीसरा पॉइंट कहता है दोस्तों कि 26 जनवरी, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1950 से 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 26 जनवरी 1945 से वो भारत में रह रहा हो तो उसका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 5 में सीधी सी बात बस इतना कहा गया है कि जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ उस दिन से भारत में जो भी व्यक्ति रह रहा है वो भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 6, ओके। तो आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति भारत से, कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो उसकी नागरिकता की कैसे दिया जाएगा, इसकी बात की गई है, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है और ये क्या है, ये इंडिया है। तो भाई जब आज़ादी जब हुआ था, देश जब आज़ाद हुआ था तो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत भी तो आए थे, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए थे, तो कुछ पाकिस्तान से भारत भी तो आए थे। भाई उस समय भारत, उसमें पाकिस्तान थोड़ा ना था, वो तो भारत ही था अपना, ठीक है। तो इसमें बस यही बात कह रहा है कि पाकिस्तान से, क्योंकि नामकरण तो हो चुका था, तो पाकिस्तान से भारत जो लोग आ रहे हैं ना उनकी नागरिकता की बात आर्टिकल 6 में कही है, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें हैं। जैसे पहला शर्त क्या है भाई, तो पहला शर्त है उसका जन्म भारत में हुआ हो, पहली बात, भारत में जन्म, भारत में जन्म। अच्छा, दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी बात कहता है वही माता पिता में से किसी एक का जन्म, माता पिता में से कोई जन्म, ठीक है। तीसरी बात क्या कहता है, जो मैं बोल रहा हूँ भले लिखने में साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बोल रहा हूँ ना साफ साफ, तो उसको आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो 0.5 पे भी करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। टाइम ज़्यादा नहीं होता इस वजह से जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप इसको समझते रहिएगा, ठीक है। तो ये हमारी हाँ, तीसरी शर्त इसमें क्या थी कि ग्रैंड पेरेंट, यानी कि दादा परदादा नाना नानी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट, बस सिंपल समझ लीजिए ग्रैंड पेरेंट, GRAND पेरेंट, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ, यानी कि मान लीजिए कि दादा हैं, दादी हैं, नाना हैं, नानी हैं, ठीक है, कोई भी इनमें से किसी का भी जन्म अगर भारत में हुआ उसका काम बन जाएगा, ठीक है। पेरेंट की स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस पर, ठीक है। अच्छा, तो इस प्रकार से हमारे 2 आर्टिकल कंप्लीट होते हैं। तो मैं फिर से एक बार आर्टिकल 6 को बोल दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया हो उसकी नागरिकता की बात इसमें की गई है, ठीक है। अब देखिए, एक मिनट, अब देखिए अब क्या कह रहा है। अब आर्टिकल 7 जो है ना, ठीक इसका उल्टा है, ठीक है। आर्टिकल 7 जो है ठीक इसका उल्टा होगा। कैसे, तो इसमें क्या कहेगा कि भारत से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, जैसे मान लीजिए ये भारत है, भारत, ठीक है, और ये पाकिस्तान है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। अच्छा, तो क्या कह रहा है ये कि भारत से पाकिस्तान गए, यानी कि ये कहाँ गया पॉइंटर, हाँ ये रहा, यानी कि भारत से वो आदमी पाकिस्तान जा रहा है, ठीक है, ये पाकिस्तान चला गया, ठीक। अच्छा, फिर पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, यानी कि पहले भारत से पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, ठीक ना, यानी कि फिर पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, ठीक है। भारत से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, इनकी बात की गई है, ठीक है। तो यही चीज़ है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 क्या कहता है
तो आर्टिकल 8 ये कहता है कि जिसको नागरिकता लेनी है वह किसी विदेशी राष्ट्र में रह रहा हो, उसके बारे में इसमें बात किया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान है, वो विदेश में रह रहा है, लेकिन भैया उसको नागरिकता कहाँ की चाहिए, उसको भारत की नागरिकता चाहिए। तो कैसे मिलेगा उसको, इसमें भी 3 प्रकार की शर्त रखी गई है। यहाँ पर हेडिंग में लिख दे रहा हूँ, विदेशी राष्ट्र में, विदेशी राष्ट्र में रह रहा व्यक्ति को भारत की नागरिकता के लिए शर्त। ठीक है, क्या क्या है? तो पहली बात, उसका जन्म भारत में हुआ, भारत में जन्म, भारत में जन्म। अच्छा, दूसरी बात, माता पिता में से किसी एक का जन्म, माता, वही शर्तें हैं लगभग सब। ठीक है, माता पिता में से कोई एक का जन्म हुआ हो। ठीक है, तीसरी बात कि दादा दादी, वही ग्रैंड पेरेंट वाली, यानी कि दादा दादी नाना नानी में से कोई एक। ठीक है, इनकी बात किया है बस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बस। लेकिन पता है आपको शर्त नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा कि आर्टिकल 8 में क्या लिखा है। तो आर्टिकल 8 में बस इतना आपको याद रखना कि विदेशी राष्ट्र में कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसको वो भारतीय नागरिकता कैसे लेगा। ठीक है, तो उसके लिए 3 प्रकार की शर्तें बताई गई हैं। ठीक है, अच्छा, अगला देखते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9, ठीक है, आर्टिकल 9 में क्या कह रहा है, अगर आपने अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी कि एकल नागरिकता की बात कर रहा है ये, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, ठीक है, और ये पाकिस्तान तो खैर छोड़िए, मान लीजिए ये यूएस से है, ये यूएस से। ठीक है, आप भारत में रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, लेकिन अगर आपने यूएस जा करके यूएस का नागरिकता ले लिया तो भारत की नागरिकता आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा कष्ट मत करिएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कष्ट कर चुके हैं, आपकी नागरिकता वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। बस, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है आर्टिकल 9 में। ठीक है, अब आर्टिकल 10 देख लेते हैं। आर्टिकल 10 क्या कहता है भाई? आर्टिकल 10 है कि ऐसे व्यक्ति जिनको 5, 6, 7, 8 यानी आर्टिकल 5, 6, 7, 8 के माध्यम से भारत की नागरिकता मिली है, ठीक है, मिली है, उसकी नागरिकता संसद कानून बना करके वापस ले सकती है। ठीक है, यानी कि नागरिकता का भंग होना, नागरिकता का भंग होना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 5 के तहत आपने नागरिकता ले लिया, 6 के तहत नागरिकता ले लिया, 7 के तहत ले लिया, 8 के तहत ले लिया। ठीक है भाई, 9 में तो वैसे ही आप भंग कर दे रहे हैं, उसमें तो उसकी बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, लेकिन 8 तक की बात कर सकते हैं ना। तो अगर इन चारों आर्टिकल के तहत अगर आपने नागरिकता लिया है तो संसद कानून बना करके आपकी नागरिकता फट से ख़त्म कर देगी। ठीक है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे देखिए आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 दोस्तों क्या है कि अभी थोड़ा सा यूपीएसआई की वो रनिंग चलने वाली है, जिस वजह से मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि दोनों टाइम ग्राउंड पे जाना पड़ता है, शरीर में काफ़ी थकावट हो जा रही है, पैर में छाले वाले भी पड़ गए हैं। तो थोड़ा सा आप लोग बुरा मत मानिए, जब टाइम मिलता है तो वीडियो बना दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे खुद ही बहुत बुरा लगता है कि कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी को समझिए। तो आर्टिकल 11 देखते हैं, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। यानी कि संसद जो है, संसद लॉ मेकिंग सबसे बड़ी ये बॉडी होती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि संसद है, तो नागरिकता के ऊपर ये क्या करेगी ना कि कोई भी कानून बना करके नागरिकता आपकी या तो ख़त्म कर देगी, या तो बढ़ा देगी, या तो घटा देगी, जो भी कुछ है। मतलब बस इतना आप समझ लीजिएगा कि संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन,
यानी कि भारत में नागरिकता लेने एवं छीनने के तरीकों से संबंधित कानून संसद बनाएगी। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस सिंपल एकदम क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो डायरेक्ट वो उसमें ऑप्शन में रहेगा संसद रहेगा, तो फट से मार दीजिएगा, ज़्यादा घबराइएगा मत वहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो आर्टिकल हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ और भी इससे संबंधित, अभी तो 15 मिनट हुआ है। अच्छा चलिए ठीक है, तो आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता देता हूँ। एक्स्ट्रा क्या मतलब इम्पॉर्टेंट ही है ये सब। ठीक ना, देखिए आप किस किस प्रकार से भारत में नागरिकता ले सकते हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करेंगे हम प्रकृतिकरण द्वारा नागरिकता। ठीक है, पहले हम बात करेंगे, एक मिनट, प्रकृतिकरण द्वारा नागरिकता। ठीक है, प्रकृतिकरण द्वारा नागरिकता यानी कि इसको हम नेचुरलाइजेशन कहते हैं। इसका यन याद रखिएगा, अभी मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, इसलिए सिर्फ यन बताया हूँ। ठीक ना, नेचुरलाइजेशन का यन ले लीजिए। दूसरा मान लीजिए कि पंजीकरण है। पंजीकरण, इसको हम लोग रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं ना, आर इसका याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, तीसरा है क्षेत्र अधिकृत। क्षेत्र अधिकृत, जैसे मान लीजिए कि भारत है, तो क्षेत्र अधिकृत, जैसे मान लीजिए कि भारत है, अब बगल में एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, सीरियस मत लीजिएगा। जैसे मान लीजिए भारत है, तो भारत अगर किसी मतलब पाकिस्तान को अगर कब्जे में ले लेता है, तो वहाँ के जो लोग हैं ना वो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक हो जाएंगे। बस ऐसे समझ लीजिए आप। ये कांड हम लोग सिक्किम के साथ ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक ना, गोवा के साथ भी हो चुका है, पांडिचेरी के साथ भी हो चुका है। ये फैक्ट बता रहा हूँ। पाकिस्तान वाला तो खैर एग्जाम्पल था, लेकिन ये फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, चौथा क्या है, चौथा है वंश के द्वारा। भाई माता पिता दादा दादी कोई जन्मा है, हो गया नागरिक। पांचवा क्या है भाई, पांचवा जन्म, आप ही का जन्म हो गया है। ठीक है, तो वंश को क्या कहते हैं, डिसेंट कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बर्थ हो गया। और इसको क्षेत्र अधिकृत को क्या कहते हैं, एक्वायर करना। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए NRADBA। ठीक है, ऐसा थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसको अभी एक लिखूंगा, फट से आपको समझ जाएगा। क्या लिखूंगा, तो ब्रांड। गब्बर फिल्म का डायलॉग सुने ना, क्या रे क्या ब्रांड करता रहता है, आज तेरे से बड़ा ब्रांड मैं हूँ। वैसे याद रखिएगा, ब्रांड, BRAND। ठीक है, B फॉर बर्थ, R फॉर क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन, A फॉर एक्वायर करना, N फॉर नेचुरलाइजेशन, D फॉर डिसेंट। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रखिएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो हमारा लगभग तो ख़त्म ही हो गया है अब। ठीक ना, अच्छा क्या कहते हैं कि चलिए कल हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा सिक्किम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने सिक्किम बोला ना, तो सिक्किम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है सिक्किम से। मैं नहीं चाहता हूँ कि छूटे किसी भी प्रकार से। ठीक ना, तो सिक्किम में एक कहानी है कि वहाँ पे राजा का मतलब शासन चलता था। ठीक है, कोई चोंग्याल डायनेस्टी वहाँ पे शासन करती थी। तो आज़ादी के बाद भारत ने सिक्किम को अपने साथ मिलने की बात कहा था, लेकिन सिक्किम तो थोड़ा वहाँ पर राजा है तो मना कर दिया, लेकिन सिक्किम के लोगों ने भारत का साथ दिया था। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे हमें इस चीज़ समझ में आता है कि अगर किसी क्षेत्र के लोग ही अगर चाह देते हैं कि नहीं हमें इस देश के साथ रहना है, तो वहाँ का राजा रानी महाराजा कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब ये सेम प्रॉब्लम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। हम लोग क्यों नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं, क्योंकि भाई वहाँ के जो आज़ाद कश्मीर जो है, वहाँ के लोग खुद नहीं चाहते हमारे साथ रहना। यही वजह है कि हम कैप्चर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम अपने मिला नहीं पाते हैं पूरी तरीके से उसको। भाई कैसे आप मिलाओगे, वहाँ के लोग ही नहीं चाह रहे हैं। लेकिन सिक्किम में क्या था, सिक्किम में लोग चाहते थे। ठीक है, कि हम उनसे मिलें, और हम लोग मिले थे। ठीक ना,
तो इसमें ज़्यादा वो टेंशन की बात नहीं है। तो खैर आप यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो बस अभी याद रखिएगा कि सिक्किम, पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ सिक्किम, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा देखने में, सिक्किम, ठीक है। तो अरे वाह ये क्या हो गया, सिक्किम, ठीक है। फैक्ट याद रखिएगा जो कि पूछा जाता है, 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन 1974, ठीक है। तो आर्टिकल 2A इसमें जोड़ा गया था, 2A जोड़ा गया और जोड़ करके क्या किया गया, एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था और क्या किया गया था, इसको अपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, अपूर्ण राज्य, अपूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ कि 36वां संविधान संशोधन किया गया, 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, 1975, ठीक अगले साल हुआ था ये। और इसमें क्या हुआ कि 2A को, अपूर्ण राज्य का जो दर्जा है, इसको ख़त्म कर दिया गया और क्या हो गया 371F, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल याद रखिएगा 371F। और यहाँ से क्या हो गया, विशेष राज्य का दर्जा इसको मिलता है और ये हो जाता है क्या, पूर्ण राज्य। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, पूर्ण राज्य यहाँ से इसको मिल गया। तो सिक्किम के लोग भारत के लोकतंत्र से काफ़ी प्रभावित भी थे, ठीक है, इसलिए वो भारत से जुड़ना चाहते थे, ठीक ना। तो ये हमारी कहानी थी और कल हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सा मतलब सब्सक्राइब कर लिया करो यार, अच्छा भी लगता है हमें, थोड़ा कमेंट कर दिया करो, ठीक ना, बढ़िया लगता है यार किसी को भी। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपके इसके अगले भाग में जहाँ पे हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट के बारे में, पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान से रहिए, अपना ठीक से रहिए। जैसे ही मेरी UPSI का ये सब कुछ क्लियर हो जाता है तो फिर मैं और डिटेल में आप लोगों को चीज़ें पढ़ाऊँगा और सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, ठीक ना। अभी थोड़ा टाइम का काफ़ी शॉर्टेज है, खैर चलिए कोई बात नहीं। तो ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, नमस्कार।